हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। किसी ने मुझसे पूछा मेरी तबीयत कैसी है, तो देखिए तबीयत ऐसे कुछ ख़राब नहीं थी। मुझे आराम की आवश्यकता थी, तो मैं थोड़ा सोने पर ध्यान दे रहा हूँ। वो गोल्ड वाला सोना नहीं, वो मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। जो लड़के ना ऐसे सोना पहन के यहाँ जंजीर घूमते ना, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। सच बता रहा हूँ मैं। एक बार तो मैं गया और लोग मेरे पीछे पड़ गए कि सोने की चेन ले लो। पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए, मुझे नहीं लेना था, पीछे पड़ गए लोग। ठीक है, फाइनल भी उन्होंने ज़बरदस्ती करवा दिया कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो। मैं पता लास्ट में भाग आया उठ के। मैं कहा मुझे नहीं लेना है, मैं ये पहन ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, वो गले में सोने की चेन है, मेरे को तो सोच के डर लगता है सीरियसली। अजीब ही लगता है, लड़कियां पहने अच्छा लगता है, लड़कों पे बड़ा अजीब लगता है मुझे। वो मोटी मोटी चेन पहन के घूमते हैं लोग, ना जाने क्या बकवास लगता है बिल्कुल। ओके, ये तो इंगेजमेंट रिंग पहना था, वो भी निकाल दी मैंने, मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, नहीं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को सिग्नल नहीं देना चाहता हूँ कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। नहीं अच्छा लगता मुझे, सब क्लीन ही रहे, हाथ वाथ तो ठीक है ऐसे, है ना, हाथ और। ओके, तो बीच में मुझे मैंने एक वो पहना था, एक जो लॉकेट नहीं होता है देवी का, मम्मी ने दिया था कि पहनो। तो उसके लिए लोग पीछे पड़ गए कि इसको सोने की चेन में पहनो। मैंने कहा मैं नहीं पहनने वाला। तो एक लाल धागा लिया मैंने 10 रुपए का, उसी में उसको मैंने पहना जम के। ठीक है, मैंने कहा मैं ना ये सोने की चेन वगैरह वगैरह ये मेरे बस की बात नहीं है, सोना चांदी। ठीक है, मुझे पसंद है तो तुम पहनो, मुझे नहीं पसंद है। हम्म, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर। नहीं बंधा हुआ की बात नहीं, पता नहीं एक होता नहीं, आपका परसेप्शन बन जाता है दिमाग में आपके। तो वो मेरे दिमाग में है, पता नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो नहीं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं जब देखता हूँ लड़कों को पहने हुए स्पेशली, वो तो बड़ा ही अजीब सा लगता है वो। हम्म, ओके, चलिए। रमेश कुमार, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको क्लास के अंत में देंगे। डायमंड पहन लो, मुझे कुछ पहनना ही नहीं है। ठीक है, न डायमंड न सोना न चांदी, धागा ही ठीक लगता है। हम्म, ओके चलिए चलते हैं और क्लास की शुरुआत करेंगे। और हम लोग अभी कल क्या पढ़ रहे थे, है ना, हम लोग धीरे धीरे करके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सीखते जा रहे हैं। फैक्टर वगैरह में काफ़ी डीपली आपको मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, और वो बात यह है कि जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीख लिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद उसका एक फ़ायदा हम उठा सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। तो अभी मैं एलसीएम एचसीएफ के सवाल तुरंत नहीं कराने जा रहा हूं, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ बताने जा रहा हूं क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व हो जाता है। बाकी एलसीएम एचसीएफ को हम अलग से भी करेंगे, तो आप परेशान ना हो। बट ये अभी चूंकि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो उससे जुड़ी हुई बात है, उसको अभी जान लो। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस तो कल हो गए, है ना, वो कल हो गए। तो अभी देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो जैसे शब्द है लीस्ट, मतलब सबसे छोटा, सी का मतलब है कॉमन, और एम का मतलब है मल्टीपल। अब आप बताओ, जब भी हम बात करेंगे कॉमन की, तो हमारे पास कम से कम दो नंबर चाहिए हमें। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम, सबसे छोटा, लघुत्तम समाप वर्तक या वर्त ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब दो लोग चाहिए, दो में कुछ कॉमन होना चाहिए, और मल्टीपल का मतलब गुणज। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हमें पता करना है। जैसे मैं
आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 3 और एक नंबर लिखता हूँ 4, तो 3 का मल्टीपल निकालो, 3 का पहाड़ा लिखो, तो 3, 3 के बाद आएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, ऐसा करके जाते रहोगे आप। 4 का पहाड़ा देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, डॉट डॉट डॉट, अभी रुक जाते हैं। अब मैं कुछ ऐसे नंबर्स को दिखाता हूं जो दोनों के मल्टीपल हैं। हम हर 3 और 4 हमने नंबर लिया, इनके मल्टीपल्स लिख रहे हैं। तो देखो ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जो कॉमन है। आप कहोगे यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आया, अच्छा इसके बाद यहाँ 24 आया, यहाँ भी 24 आया। तो आप ये देखोगे, इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी 36 आएगा और यहाँ भी आपका 36 आएगा, ये भी कॉमन बनेगा। तो आप कहोगे 2 नंबर्स अगर मेरे पास हैं तो इनके सारे मल्टीपल्स को अगर लिखा जाएगा तो बहुत बार ऐसा होगा कि दे विल बी कॉमन। ओके, और वो चीज कहलाते हैं कॉमन मल्टीपल। जैसे यहां पर अगर मैं 3 और 4 के रेस्पेक्ट में बात करूं तो 12 हो गया आपका, 24 हो गया और 36 हो गया। ये वैल्यू जो आपकी होती है ये होती है कॉमन मल्टीपल। इनको क्या बोलेंगे? कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं है? यस, दे आर कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल में भी एक पैटर्न होता है। अगर आप देखो, बेसिकली कॉमन मल्टीपल 12 का पहाड़ा है, तो जो एलसीएम है 12, अगला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 दूना 24 होगा, फिर 12 तिहाई 36 होगा, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसमें से कौन सा हुआ? आपने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरा हुआ ये भाई साहब 12। तो ये काम की चीज है हमारे लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है 12। और भी कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? आप 12 की टेबल पढ़ो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने नंबर होंगे, उनको क्या किसी जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो आप? तो आप कहोगे यस, जो कॉमन मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे? ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूं, कॉमन मल्टीपल आपके जो आएंगे वो कॉमन मल्टीपल आपके होंगे सिंपली, यहां पर एलसीएम की वैल्यू जो भी आएगी उसको आप क्या करोगे? मैं ऐसे लिख रहा हूं, K इंटू एलसीएम, K क्या होगा यहां पर? नेचुरल नंबर। K आपका होगा प्राकृतिक संख्या। तो जैसे आप प्राकृतिक संख्या रखोगे 1, 2, 3, वैसे आपको क्या होगा? वैसे आपको मिलते जाएंगे कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। और इसमें से जब K हमारा 1 होता है तो वो नंबर हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह जाता है। क्लियर है सभी को? अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हमने टेबल बना के देख लिया, बट आपको पता है कि हर बार आप टेबल तो नहीं बना पाएंगे। तो जरा समझते हैं कि ये कॉमन मल्टीपल को हम सरलता से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका नंबर है, मैं कहता हूं मेरा नंबर है, एक नंबर है A जो कि आपने बोला है 3, एक नंबर है B जिसको आपने बोला है 4। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लिखोगे तो ये बेसिकली है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1। ये वैल्यू है आपकी बेसिकली 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0। देखो इसमें केवल 3 है, इसमें केवल 2 है, तो मैंने दोनों को 2 और 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं अगर एलसीएम खोज रहा हूं तो क्या आप सभी लोगों को पता है एलसीएम वो नंबर होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एलसीएम वो नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा? यस, समझना बहुत ध्यान से, एलसीएम वो नंबर होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, या मैं बोलूं एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है। अब एलसीएम में एक चीज तो श्योर है कि 2 भी होना चाहिए और 3 भी होना चाहिए। अब आप कहोगे अगर कोई नंबर ऐसा है जो A का मल्टीपल है तो उसमें 3 की पावर 1 तो होना ही चाहिए। यहां 3 की पावर 0 है, यहां 3 की पावर 1 है। तो अगर कोई नंबर मेरा है जो A और B दोनों का मल्टीपल है तो उसके अंदर A और B दोनों दिखना चाहिए मुझे। तो आप कहोगे 3 की पावर तो 1 होना ही चाहिए। तो 3 की जितनी भी पावर्स मौजूद है उनकी हाईएस्ट पावर को ले लो आप, तो यहां 3 की पावर 1 यहां पर आ जाएगा। फिर आप कहोगे यहां 0 है और 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, वो ले लो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो नंबर मिलेगा ये दोनों का मल्टीपल हो गया। देखो ये भी इसमें, अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, आप इससे डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, और ये लीस्ट नंबर है।
हमने यहां 2 की पावर 3 नहीं किया है। 2 की पावर 3 करोगे तो ये कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट नहीं होगा। हमें कम से कम में संतुष्ट रहना है, तो हमें कम से कम वैल्यू देनी है। तो आज से ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो आप जितने भी नंबर दिए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी प्राइम नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावर को आप नीचे लेंगे और आपको मिल जाएगा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर यहां लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 12। ये प्रोसेस है। अब 3 और 4 का एलसीएम तो बहुत सारे तरीके हैं कि भाई ये दोनों आगे बताऊंगा मैं भी आपको कि इसको कैसे कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जल्दी भी आप 3 4 को दोबारा बोल देते हो, क्यों बोल देते हो? क्योंकि हम कहते हैं 3 4 को प्राइम है, भी को प्राइम पे मैं आऊंगा थोड़ा देर बाद। अब जरा कुछ नंबर और ले लेते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है मान लिया 12, एक नंबर है मेरे पास मान लिया 28, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास मान लिया 52, 52। और मुझे मान लिया इनका निकालना है एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम निकालना है। तो आप कहोगे 12 को हम लिखेंगे क्या, 2 स्क्वायर इंटू 3, यह है प्राइम फैक्टराइजेशन। 28 को आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 7, तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 2 स्क्वायर इंटू 3, है ही नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। और फिर यहां पर हम जाएंगे 7 है क्या, हाँ ठीक है। फिर आपके पास है 52, 52 क्या है आपका 4 इंटू 13। तो बेसिकली इस तरह की कहानी है आपके पास, ठीक है, दिस इज द स्टोरी। 13 चौके 52। अब ये मैंने 3 और 7 इसलिए लिखा है, जानबूझ के लिखा है, सो दैट आपको अभी कंपैरिजन के लिए आसानी रहे। तो इसमें 13 नहीं है तो 13 की पावर 0, इसमें 7 नहीं है, इसमें 13 भी नहीं है तो 13 की पावर 0। अभी जैसे थोड़ी प्रैक्टिस होगी ये सब लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर आप यहां जाओ और आप कहोगे कि 2 को कंपेयर करेंगे, सब में 2 2 2 ही बार मौजूद है, तो एक तरह से कह सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिखो। 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 है तो वो लिखो, और 7 की हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1 है वो लिखो। 13 की हाईएस्ट पावर 13 की पावर 1 है, आप वो लिखिए। तो आपका जो एलसीएम यहां से निकल के आया वो निकल के आया 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, जो कि आपका है 12 इंटू 91। और 12 इंटू 91 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1080 प्लस 12 1092 आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका एलसीएम। ओके, क्लियर और नॉट? यस, आर यू गेटिंग द प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग? क्योंकि हम मल्टीपल खोज रहे हैं तो कोई भी जो नंबर यहां पर दिया हुआ है अगर ये नंबर इन सबका मल्टीपल है तो हर प्राइम नंबर की जो पावर है वो कंपेयर करके जो हाईएस्ट है वो हमें यहां पर इस्तेमाल करना होगा। कुमार साहब जी कह रहे हैं सर जी इतना बेसिक से मत पढ़ाओ, इतना तो सब जानते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहा है प्लीज। गलत बैच में आए हो कुमार साहब, आप बहुत गलत बैच में आ गए हो आप, ठीक है। ये बैच है जहां पर हम सब कुछ पढ़ाएंगे। तुम पढ़े लिखे हो पहले से तो तुम्हें लोगों का सहयोग देना पड़ेगा या फिर आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। आप क्लास में आके ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे बेसिक से मत पढ़ाओ, ठीक है। आप को बेसिकली कहीं प्रैक्टिस बैच लेना चाहिए था, गलत जगह आए हो आप। और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बैच ले लेते हो फिर आके यहां पर आप सिखाते हो कि मुझे बेसिक नहीं चाहिए। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा है। आप वेटरन हो तो आपको लोगों का सहयोग करना पड़ेगा। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप क्लास में ना आए और घर पे रिकॉर्डिंग देखें, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि ये बहुत गलत बात है यार, ये 5 दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते। नहीं, मुझे आपको नहीं पढ़ना है सर, आपको नहीं पढ़ना है। तो आप क्लास में मत आइए, आप घर पे रहिए और जब क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेना आप। बट लाइव क्लास में आओगे और कहोगे मुझे सब आता है, तो फिर बैच क्यों लिया आपने जब आपको सब आता है? तो ये तो मैंने बैच में लिखा ही नहीं कि ये केवल क्वेश्चन कराने वाला बैच है, कहीं लिखा है क्या? फ्लो खराब कर देते हो यार पूरा। सबसे बड़ी जो समस्या है ऑनलाइन क्लासेस में वो यही है कि हाथ में कीबोर्ड है और बटन है, लो ठोक दिया,
कुछ भी लिख के। अभी ऑफलाइन क्लास सामने होती, हिम्मत नहीं होती, चू नहीं करते। कितना फंडामेंटल तुमको आता है ना, पता है मुझे, ठीक है। थोड़ा मुझे पढ़ाने दो उन बच्चों को जिन्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप अपना रास्ता थोड़ा बदल लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर हो गया सभी को? तो ये हो गया हमारा एलसीएम। हाँ जी, अब आते हैं एचसीएफ पर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और हाईएस्ट पावर्स देखो और हो जाएगा। एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट। अब आपका एक सवाल होना चाहिए, पता है आपको, मोहम्मद तौसीफ करें इससे आसान ट्रेडिशनल मेथड है सर, ये लेंदी है। तौसीफ, मैं अभी आपको एलसीएम निकालने के सारे तरीके नहीं सिखा रहा हूं। मैंने आपको ये चीज बोली, आपने सुनी नहीं। मैंने बोला कि चूंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है तो अभी उसके हिसाब से एलसीएम को समझ लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ को हम अलग से भी पढ़ेंगे। पूरी बात सुन लिया करो, ठीक है। हाथ में कीबोर्ड है और हाथ में आपके पास टाइप करने की क्षमता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिखते रहो। पूरी बात सुन लिया करो मेरी। मैंने बोला एलसीएम एचसीएफ अलग से होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से एलसीएम एचसीएफ को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। माफ करिएगा, बुरा लगा आपको तो। महत्तम समापवर्तक, ठीक है, या समापवर्त जो भी बोलते हैं। यार आप ये मत समझिए कि टीचर जो आपके सामने पढ़ा रहा है वो बेवकूफ है, ठीक है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। तो आप अगर रोज रोज आके मुझे ये बताओगे कि ये तो इससे आसान तरीका मुझे आता है और आपको लगता है मुझे नहीं आता है, तो कितनी बड़ी गफलत है आपकी, है ना। बट देर इज अ वे टू टीच, देर इज अ प्रोसेस टू टीच। लेट मी अलाउ टू टीच मी, अलाउ मी टू टीच यू, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं यहां फोकस कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाऊं कि ये क्या है और कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ना बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे सवाल बनेंगे जिसमें इस चीज का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूं। एक नंबर आपका ए है और वो नंबर आपका लेट से है 132, ठीक है। एक नंबर आपका बी है, लेट से वो एज्यूम करते हैं कि वो नंबर है मेरा 52, ठीक है। और मुझे ये कि भाई मुझे इनका एचसीएफ चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो देखो आप कैसे लिखोगे। आप कहोगे ये नंबर जो मेरा है ये है 11 इंटू 12 है, दिस इज 11 इंटू 12, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो। और 11 इंटू 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर है 4 इंटू 3 इंटू 11। और जो 52 है मेरा वो है 4 इंटू 13 है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझना क्या है। मैं एक ऐसा नंबर खोज रहा हूं, फैक्टर का मतलब आपको पता है, एक ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो दो नंबरों को, जितने भी नंबर दिए हो उनको डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दे। तो मैं फैक्टर खोज रहा हूं, फिर मैं कॉमन फैक्टर खोज रहा हूं, फिर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज रहा हूं, फिर मैं वो नंबर खोज रहा हूं जो सबसे बड़ा हो, जो इन दोनों को डिवाइड करे, या जितने भी नंबर हो, 3-4 नंबर हो, सबको डिवाइड करे, राइट। तो आप कहोगे अगर मैं एक नंबर लूं इसको डिवाइड करने के लिए और उस नंबर में मैं कहूं मेरे पास 2 की पावर 3 है, तो क्या वो इनको डिवाइड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही मौजूद है, तो आप कहोगे डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आप कहोगे इसका यह मतलब हुआ कि मुझे एक ऐसा नंबर पकड़ना पड़ेगा जिसमें 2 की मैक्सिमम पावर 2 ही हो, वरना क्या होगा, ये इसको और इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। अगर 3 ले लिया तो डिवाइड इनको कर नहीं पाएगा ये। तो आपको 2 की हाईएस्ट पावर जो एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि दोनों में 2-2 मौजूद है, मैं 2 ही ले सकता हूं। और हाईएस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे हाईएस्ट वाला फैक्टर खोजना है, तो कंडीशंस को मीट करते हुए सबसे बड़ा नंबर लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं यहां 3 ले सकता हूं? आप कहोगे नहीं ले सकते हो। 3 लोगे तो यहां 3 है ही नहीं है, तो 3 है ही नहीं तो 3 ले नहीं सकते हो। 11 भी नहीं ले सकते, 11 इसमें नहीं है। अगर 11 इसमें आ गया
तो ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। 13 नहीं ले सकते, 13 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां बना वो सिर्फ और सिर्फ बना 4। मैं एक नंबर और लेता हूं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपके पास मान लिया एक नंबर है 12, एक नंबर है आपके पास 16 और एक नंबर है मान लिया 32, ठीक है, और मैं बोलूं कि बताओ इसका HCF क्या है ना, तो यहां केवल 2 की पावर्स मौजूद हैं, तो आप कहोगे एक है मेरा 2 स्क्वायर इंटू 3, एक है मेरा 2 की पावर 4 और एक है मेरा 2 की पावर 5। तो अगर इनका HCF आप लेने जाओगे तो आप कहोगे मैं 2 की लीस्ट पावर लूंगा, सबसे छोटी पावर, क्योंकि अगर मैं इससे बड़ा लूंगा तो ये नंबर्स डिवाइड हो नहीं पाएंगे। जैसे मैंने 2 की पावर 3 लिया तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 की पावर 3 लिया तो ये डिवाइड नहीं होगा, 2 की पावर 2 लूंगा तो तीनों डिवाइड होंगे। आप कहोगे 2 की पावर 0 क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि 2 की पावर अगर मैंने 0 लिया तो मैंने हाईएस्ट फैक्टर बनाने की कोशिश में कर नहीं रहा हूं, मैं वो हाईएस्ट नंबर खोज रहा हूं जो तीनों को डिवाइड करे। तो मैं 2 की पावर 2 ले सकता हूं जो कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करेगी। बस यही मेरा आंसर अभी भी हो गया 4। एक और एग्जांपल देता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने का, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ओके, देखिएगा ध्यान से। एक नंबर मैंने लिखा, मान लिया वो नंबर है 8, एक नंबर है आपका 18, एक नंबर है आपका मान लिया 72, इसको लिखो 12, 18, 72, 192, ये नंबर्स हैं, मुझे निकालना है इनका HCF। मैं इनका क्या निकालना चाहता हूं, HCF। ध्यान से देखिएगा, जो 12 है आपका ये क्या है, 2 स्क्वायर 4 3 12, जो 18 है आपका वो क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर, जो 72 है आपका वो क्या है 8 इंटू 9, जो 192 है आपका, 192 को ब्रेक करने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप कहोगे ये 96 का डबल है, फिर आप बोल सकते हो ये 48 टाइम्स 4 है, फिर आप बोल सकते हो ये 12 इंटू 16 है, ठीक है। अभी भी कहोगे कि 4 इससे भी निकलेगा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 64 इंटू 3। तो अल्टीमेटली ये आपका फॉर्मेट है 2 की पावर 6 इंटू 3, 64 इंटू 3, अगर आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करोगे तो। अब आप कहोगे 2 की सबसे लीस्ट पावर क्या है 2, तो यहां 2 की 1 पावर आप लोगे। 3 की सबसे लीस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, तो यहां ये वैल्यू आपकी HCF हो गई, HCF इज इक्वल टू 6। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं? होप इट मेक सेंस, से यस। ओके, सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? सर ये CGL टीयर 1 2022 के पहले खत्म होगा क्या? प्रदीप जी क्या बातें करने आओ यार क्लास में, जब क्लास में रहो तो जो चल रहा है उस पर इंटरेस्ट शो करो। कोर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्स में लिखी हुई हैं, वहां से लेने से पहले आपको एडमिशन लेने के पहले पढ़ना चाहिए था वहां पर। रोज रोज यही पूछोगे आके, ठीक है। आई एक्सपेक्ट लिटिल सिंसियरिटी फ्रॉम यू। इफ यू आर नॉट सिंसियर, डोंट एम फॉर एनी हाई रैंक इन एग्जाम। आई एम ब्लंट बट दैट्स द ट्रूथ। डिस्ट्रैक्टेड सोल्स को ना कोई जगह नहीं मिलती लिस्ट में, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं आगे बढ़ के। तो ये बेसिक है, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे आपने निकाला कि किसी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का 6 है तो उसके और भी फैक्टर्स होंगे जिनसे वो दोनों नंबर डिवाइड होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 है ना, अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं खुद, 1 2 3 6। तो जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो नंबर 1 2 3 से और 6 से तो डिवाइड हो ही रहा है, वो 1 2 3 से भी होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है वो हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक ही फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, 1 2 3 6। अब एक लॉजिक मैं आपको और भी बता रहा हूं जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम क्यों निकालते हैं और HCF क्यों निकालते हैं? आखिर मैं LCF क्यों नहीं निकालता हूं और HCM क्यों नहीं निकालता हूं? ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये लीस्ट कॉमन फैक्टर है, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ऐसा क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा लॉजिक है, किन्हीं भी दो नंबरों का फैक्टर 1 होता ही होता है, जो कि सबसे छोटा फैक्टर होता है।
तो अगर मुझसे बोला जाए मुझे लीस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसको निकालने की क्या जरूरत है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते हैं, क्योंकि किन्हीं भी 2 नंबरों का, 3 नंबरों का, 5 नंबरों का, 7 नंबरों का जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा ना। सबसे बड़ा मल्टीपल तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा ना, उसकी कोई लिमिट थोड़े ना है। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए नहीं पूछते हैं आपसे, क्योंकि उसका वैल्यू जो है वो इंफिनिटी अप्रोच करेगा, इट विल बी वेरी लार्ज वैल्यू, जो भी तुम सोचोगे उससे बड़ा, तो वी कैन से इंफिनिटी होगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 नंबर्स का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये एक डेफिनिट वैल्यू होती है, राइट। और एलसीएम भी क्या होता है, एक डेफिनिट वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू है, ये हर नंबरों के लिए यूनिक होगा, अलग से इसको निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर सवाल इसलिए बनता है, ये पूछेगा तो सबका एक ही आंसर, ये पूछेगा सबका एक ही आंसर, LCF इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए दैट्स व्हाई वी डू नॉट से लीस्ट कॉमन फैक्टर, वी डू नॉट से हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, बिकॉज इनसे कोई सवाल बनाने का कोई सेंस ही नहीं। जब उत्तर हर बार एक है तो कैसा सवाल। अब HCF का एक नाम और दिया जाता है जो महत्तम समापवर्तक है, इसको हम बोलते हैं GCD भी बोल सकते हैं, इसको हम GCF भी बोल सकते हैं। GCD का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, और यह है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब एक ही बात है, मतलब नाम रखना है जो तुम्हें सुटेबल लगे लिख लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब एक ही चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एवरीथिंग इज सेम, है ना। बट द क्वेश्चन है कि जब आपने ये पढ़ा एलसीएम और एचसीएफ तो ये दिमाग में आना चाहिए। मैंने जब पहली बार एलसीएम एचसीएफ पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये आया, जब अंग्रेजी में पढ़ा पहली बार, क्योंकि हिंदी में तो लघुत्तम उगुत्तम समझ में आता नहीं था मुझे। लघुत्तम समापवर्तन मैंने कहा रट लो, महत्तम समापवर्तन रट लो। इंग्लिश में जब पढ़ेगा लीस्ट हाईएस्ट तो मैंने कहा यहां हाईएस्ट क्यों नहीं, यहां लीस्ट क्यों नहीं, देन आई गॉट द आंसर, तो मुझे आंसर पता चला। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जिनका HCF 1 हो, 2 नंबर लिया मैंने A और B, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है HCF मैं निकाल रहा हूं, लेट्स से 25 का किसके साथ, 31 के साथ, तो 25 और 31 का HCF 1 होगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, राइट। क्लियर कि नहीं। तो जब एक प्राइम नंबर मेरे सामने लिखा हुआ है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 31 में ये 1 है और ये 31 है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे। 25 जो मेरा नंबर है इसके क्या फैक्टर होंगे, 1, 5 और 25, ये 3 फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है क्या, नहीं, तो इसका HCF क्या हो गया, 1। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि 25 और 31 में अगर एक प्राइम नंबर डाल दो तो प्राइम नंबर के फैक्टर तो वो 1 और n ही होगा। तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा, यस। तो एक सवाल करोगे, एक सवाल करोगे, तो चलो सवाल कराता हूं उनसे। सभी लोग एक सवाल का उत्तर दो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है HCF ऑफ, हियर आई एम राइटिंग ए नंबर n एंड हियर आई एम राइटिंग ए नंबर p and I am saying this is equal to 1। n आपका एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलो कमेंट करो। ऑल द ज्ञानी पीपल who know everything are requested to answer this question. Those who are learning, they are new, they are also requested to answer this question. HCF of a number n and p is a prime number is 1, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आंसर करो उसको, सोच समझ के करना। गुस्से में हूं, पटक पटक के मार सकता हूं तुम्हें, निकल के आ जाऊंगा तो मैं फोन से और वहीं उठा के धमाक से पटकूंगा, ठीक है।
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स चल रहा है। ओके, कांट से, चलो मतलब बट गए हो तुम लोग आपस में ट्रू फॉल्स में ना। ओके, ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों है बताते हैं। देखो, n एक नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है। किसी भी स्टेटमेंट को गलत सिद्ध करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक स्टेटमेंट जहां वो गलत हो, बस। तो आप कहोगे HCF ले लो, और देखो मैं क्या लिख रहा हूं, p कॉमा p विल बी p। भैया ये नेचुरल नंबर इस प्राइम नंबर के बराबर भी तो हो सकता है। p कॉमा p हो गया, p आ गया कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो n नेचुरल नंबर है, वो p के बराबर भी हो सकता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p हो सकता है। दूसरा, ये p छोड़ो तुम, HCF की वैल्यू k इंटू p कॉमा p ले लो, ये p हो जाएगा। मतलब आप कहोगे ये दोनों बराबर ना लो तो भी चलेगा, आप k इंटू p ले लो इसको, जहां पर k क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप प्राइम नंबर, उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 टाइम्स n टाइम्स लिखते रहो, ये हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर p आ जाएगा। तो 1 होना जरूरी नहीं है। तो नॉट ओनली कि n p के बराबर हो सकता है, n p का कोई भी मल्टीपल भी हो सकता है। तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। n अगर सेम ना हो, सेम के अलावा भी मैंने बोला कंडीशंस है। अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट ऐसे दिया होता, ये सवाल सेम क्वेश्चन, पता है, तब भी लोग गलत होते। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आपको ये सवाल, बाई चेंजिंग ए बिट, ध्यान से देखिएगा, n इज नॉट इक्वल टू p, ट्रू और फॉल्स, तब भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। n अगर p के बराबर नहीं है तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि n p का डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोगों के अंदर ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक प्राइम नंबर ले लेंगे और मामला फंस जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब एक चीज और ध्यान से देखिए कि जैसे मैंने आपको बोला कि HCF 2 नंबर हैं, 2 नंबरों का HCF 1 है, ये थोड़ी सी अच्छी बात लग रही है, यूनिक बात लग रही है, मतलब कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा। 1 तो सब में होता ही होता है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं है। तो आप कहोगे ऐसे नंबरों का क्या कोई नाम भी होता है क्या? यस, देयर इज अ नेम, और वो नेम होता है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब सह अभाज्य संख्याएं। अच्छा, को प्राइम क्यों बोलते हैं? को प्राइम हम इसलिए बोलते हैं कि देखो, एक प्राइम नंबर की डेफिनेशन यह है कि एक नंबर p प्राइम है अगर उसके दो ही फैक्टर हो, 1 और p, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो को प्राइम नंबर जब आते हैं, जैसे हमने कहा 25 और 31 आपने लिया, इसमें खास बात क्या होती है कि 25 एक कंपोजिट नंबर है और 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है। इनका HCF 1 आ गया तो ये आपस में क्या हो गए? को प्राइम होंगे। तो कोई भी दो संख्याएं अगर आपके पास हैं, सह अभाज्य संख्याएं, उनको कब बोला जाएगा? जब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 1 आ जाए, मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन ना हो। और एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो A और B है, इनका प्राइम होना जरूरी नहीं है। ये दोनों में से आपको लग रहा होगा नहीं नहीं एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो कंपोजिट नंबर्स भी आपके HCF 1 दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल यहां पर लूं कि मेरे पास HCF मुझे निकालना है 8 और 9 का। 8 और 9 क्या है? आपके कंपोजिट नंबर्स हैं, है कि नहीं है? यस। तो अगर ये कंपोजिट नंबर्स हैं 8 और 9 और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो 8 और 9 कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। 8 और 9 जो है को प्राइम है, एक दूसरे के लिए
प्राइम नंबर्स हैं। बोथ प्राइम होना जरूरी नहीं है, बोथ में से किसी का भी प्राइम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इनको हम ये भी बोलते हैं कि इनका नाम और भी होता है, इनको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम नंबर की तरह काम कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि को प्राइम में प्राइम नाम का शब्द आता है, बट नंबरों का प्राइम होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों नंबर्स अलग अलग कॉम्पोजिट हो सकते हैं और उनका HCF 1 हो सकता है। जैसे 8 और 9 है, आप ले लो 4 और 9 ले लो, ठीक है। एक उसमें प्राइम हो भी सकता है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये सभी को समझ में आया। अब आप देखो इसका फायदा देखना, हमेशा इसका फायदा आपको एलसीएम निकालने में होगा अच्छा खासा। अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लिया ए और बी, और अगर मैं आपको यह बता दूं कि इन नंबर्स का जो HCF है वो 1 है, तो इनका जो LCM होगा ए और बी का, वो सिंपली ए इंटू बी होगा। क्योंकि कोई फैक्टर जब कॉमन ही नहीं है, जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास 8 और 9 है, आप कहोगे 8 मेरा 2 का क्यूब है और 9 मेरा 3 का स्क्वायर है, कोई फैक्टर कॉमन होना ही नहीं है एक के अलावा। तो जब आप एलसीएम निकालने जाओगे तो 2 की पावर यहां से आएगी और 3 की पावर पूरी यहां से आएगी, तो कुल मिला के आपने क्या किया, इन नंबरों को ही तो मल्टीप्लाई कर दिया 72, तो एलसीएम 72 हो गया। तो जब आप कभी भी सॉल्व करोगे एलसीएम को, और दो को प्राइम नंबर आपको कहीं भी दिख जाए, एनीवेयर यू गेट 2 को प्राइम नंबर्स, तो दो को प्राइम नंबर दिखते ही आप क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम वहां से निकलेगा फटाक से। तो ये फायदा हम उठाएंगे जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे। मान लिया हमारे पास 3 नंबर है, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, मेरे पास 3 नंबर्स हैं और मैं नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूं 7, 8, 9, ये तो प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें प्राइम का कोई मल्टीपल नहीं है, इनका एलसीएम इसका प्रोडक्ट होगा और फिर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7, 8, 9 का एलसीएम क्या होगा आपका 7 इंटू 8 इंटू 9, एक तो प्राइम ही हो गया, और 8 और 9 को प्राइम है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7, 8, 9 का जो एलसीएम है वो इन तीनों का प्रोडक्ट ही है, तो आपको मदद करेगा ये। ओके, क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर 2, 3, 5, 7 से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर होगा? पुरिंदर जी, मैंने प्राइम नंबर निकालने का एक तरीका पढ़ाया था आपको क्लास में, डेट याद नहीं है मुझे, 2-3 दिन हुए जब पढ़ाया है पूरा, कि कैसे आप ये पता करते हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। वो चीज़ आपने मिस कर दी है डिस्कशन, वरना आप ये सवाल मुझसे बिल्कुल नहीं पूछते, ठीक है, जाके उसको देखो। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी, 56 इंटू 9, 504, यस, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर? एक चीज और पूछूं, बताओगे तुम लोग कि नहीं? डर गए? नहीं, डरो मत, भयभीत मत हो जाओ मुझसे। एक चीज और बहुत ध्यान से देखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का, ही आप लोगों को पता है, फॉर्मूला याद है, मैं दिखाना चाहता हूं तुमको। जैसे नंबर 12 है मेरा, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 है, एक नंबर 18 है, वो 2 इंटू 3 स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना, जब तुम इसका एलसीएम निकालते हो तो आपको यहां मिलता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मिलता है, विच इज इक्वल टू 36। अगर मैं इन्हीं नंबरों का एचसीएफ निकालूं, यह 2 स्क्वायर इंटू 3, 12 की और 18 की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 3 स्क्वायर। जब आप इसका एचसीएफ निकालने जाते हो तो आपको पता है क्या करते हो, आपको लीस्ट पावर्स पकड़नी होती है, तो ये हो जाता है 2 इंटू 3, 6। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप, एलसीएम में मैंने सबसे बड़ी बड़ी पावर्स पकड़ी, एचसीएफ में मैंने सबसे छोटी छोटी पावर्स पकड़ी। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ, दोनों को गुणा कर दो एलसीएम और एचसीएफ को, तो देखो क्या होगा, 2 की पावर 2 है इंटू 3 स्क्वायर है और 2 इंटू 3 है। अब बहुत ध्यान से देखो आप, इस नंबर को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दोनों नंबर्स दिख जाएंगे,
12 इंटू 18 आपको दिख जाएगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट होता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है वो हमारा दो नंबर्स जो ए और बी होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होता है। क्योंकि आपने जो नंबर पकड़े हैं ना, नहीं गलत लिख दिया है यहां पर, इसमें कोई बात नहीं, इसको सही कर लो। एक लड़का सचिन यादव नाम का है, वो पिछले 10 मिनट से यही लिख रहा है कि आपके कंप्यूटर की क्लॉक में गलत टाइम चल रहा है। तुम थोड़ी देर के लिए सोचना कि तुम अर्जुन कैसे बनोगे, क्या रेलेवेंसी है इस चीज की, तुम्हारी पढ़ाई में ये कैसे मदद कर रहा है कि मेरे कंप्यूटर का क्लॉक गलत है। क्या आप ये बताना चाहते हो कि तुम्हारी निगाह मेरी घड़ी पर है, बट वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, समझे कि नहीं? डिस्टर्ब करने के नए नए तरीके खोज रखे हैं लोगों ने ठीक है, कुछ भी। ध्यान से देखो, क्लियर है कि नहीं? यस। किसी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यस होगा यार, जब दो प्राइम नंबर्स हैं, आप ले लो दो प्राइम नंबर्स, वो तो हमेशा को प्राइम होंगे। वो अकेला ही प्राइम है, उसी से तो हम को प्राइम के बारे में सोच रहे हैं, तो वो तो होगा ही। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी होगा। और ये क्यों होता है वो आप यहां से देख सकते हो, क्योंकि देखो है क्या कि यहां पर ये दो इससे आया, मैं लिखता हूं ये दो कहां से आया, इससे आया। ये जो तीन स्क्वायर, ये तीन है, कहां से आया, ये यहां से आया। फिर ये 3 स्क्वायर तुम्हारा कहां से आया, यहां से आया। ये 2 स्क्वायर कहां से आया, यहां से आया। तो जब तुम इनको गुणा करोगे तो यही दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो आपको मिल जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी हो जाता है। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस। अब आते हैं, बात करते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। लेटर से मैंने कहा मुझे सीएफ निकालना है दो नंबर्स का, और वो नंबर है मेरा n और n+1, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बहुत ध्यान से देखना आप इन दोनों को। आपको ये क्लियर है ना कि एक नंबर अगर इवन होगा तो अगला ऑड होगा, तो या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या तो ये कॉम्बिनेशन होगा। ध्यान से देखिएगा, या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा, पहला इवन दूसरा ऑड। अच्छा, पहला अगर इवन हो गया और दूसरा ऑड हो गया तो कोई संभावना नहीं है कि इनका एचसीएफ 2 हो जाए। एक इवन एक ऑड है तो एचसीएफ के 2 होने की तो कोई संभावना ही नहीं है क्या? नहीं है। और फिर आप मेंटली इमेजिन करो कि क्या 3 भी हो सकता है क्या? आप कहोगे 3 तो 3 के गैप पे आता है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो गया तो कंफर्म हो गया। 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 से डिवाइड होने के लिए कम से कम 3 का गैप तो होना चाहिए, पहला अगर डिवाइड हो तो अगला 3 के बाद आए। अच्छा, 3 से हुआ नहीं, 4 से तो होना ही नहीं है, किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा ये तो दोनों। 5 से भी नहीं हो सकता, 5 तो हर 5 के बाद आता है, पहला 5 से डिवाइड होगा तो अगला तो आना ही नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि दो कॉन्जिक्यूटिव यानी क्रमागत, इसको बोलते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, हमेशा यानी ऑलवेज को प्राइम होते हैं। ऑलराइट, दे आर ऑलवेज को प्राइम। एक एग्जांपल मैं और भी देता हूं आपको। अगर मैं आपसे एक एचसीएफ पूछूं कि मेरे पास एक नंबर है 2n और 2n+2, इसका एचसीएफ हमेशा 2 होता है, आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो 2n नंबर है ये 2 × n है,
और जो 2n+2 नंबर है मेरा, ये क्या है, यह है 2 × n+2, ऐसे nn+1। अब आपको पता है कि nn+1 जो ये दो नंबर्स हैं ये कोप्राइम होते हैं हमेशा। n आपका नेचुरल नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है। तो n अगर आपका नेचुरल नंबर है तो आप तुरंत ही बोलोगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये तो कोप्राइम है, इनसे कोई कॉमन फैक्टर आने का नहीं। तो इनसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आने वाला है वो 2 ही आने वाला है, तो ये हमेशा 2 होता है। इसके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा सवाल आ जाता है कि आप HCF निकालो 3 की पावर 4091 -1, 3 की पावर 4091 +1 का। तो इसका HCF निकालने को आप बोलेगा, आप दो चीजें नोटिस करना। पहले तो इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, +2 का, पहली बात है। यस, इन दोनों के बीच +2 का अंतर है। यस, तो या तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होंगे या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होंगे, या तो ये क्रमागत विषम संख्याएं होंगी या क्रमागत सम संख्या होगी। और देखो ये क्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है। पूछो क्यों? एक ऑड नंबर की पावर कितना भी ले लो ऑड ही रहेगा। एक ऑड नंबर की पावर कितना भी ले लो ऑड ही रहेगा। 3 की पावर कितना भी ले लो ऑड ही रहेगा। पावर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करते रहना, 3 को 3 से, 3 को 3 से। अब ऑड को तुम ऑड से मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ऑड ही रहेगा ना। और उसमें अगर तुमने 1 घटा दिया, अगर तुमने, एक मिनट इसको सही करके लिख लो, ऐसा लिखना था मुझे, ठीक है। अगर आपने उसमें से 1 घटा दिया तो इवन नंबर हो गया। सेम कहानी यहां, ऑड +1 इवन नंबर। तो ये दोनों इवन नंबर्स हैं। दोनों नंबर्स क्या हैं? आपके इवन नंबर्स हैं। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर कभी भी आपके पास हो तो उनका HCF क्या होता है? हमेशा 2 होता है। तो आप चाहो तो लिख लो, HCF ऑफ 2 consecutive even numbers is always 2, is always 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो निकाल के बताओ इसका HCF क्या होगा जल्दी। 2 की पावर 2041 -1, 2 की पावर 2041 + 1 का HCF क्या होगा जल्दी। क्विक 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 क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी, टेल मी HCF ऑफ दीज नंबर्स। कितने लोग कह रहे हैं 3 होगा, कितने लोग कह रहे हैं 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। देखो पहली बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है कि नहीं है? यस। क्यों? क्योंकि इवन की पावर कुछ भी चढ़ाओगे इवन रहेगा, इवन -1 ऑड ही होता है। दूसरा ये भी समझ में आएगा कि ये दोनों नंबर जो हैं +2 के अंतर पे हैं, तो ये नंबर क्रमागत विषम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है। वी कैन से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। द आंसर इज 1। तो HCF अगर आप लिखते हो यहां पर 2 के 2n - 1, 2n+1, ये दोनों ऑड नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे अभी आपने लॉजिक नहीं बताया इसका, मैं लिख दिया, मैं लॉजिक बताता हूं उनको। लॉजिक बताता हूं 1 क्यों। देखो दो नंबरों के बीच में अगर 2 का अंतर है
HCF कभी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक सुनो और उसके बाद तुम्हारे जीवन जो है काफी सरल करने वाला हूं मैं। लेटर से तुम्हारे पास नंबर है A और B, बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारे पास नंबर क्या है, A और B। आप मान लो कि इसका HCF क्या है, मान लो कि इसका जो HCF है वो X है, ये मान लो आप। ओके, तो आप कहोगे A की जो वैल्यू होगी, A चूंकि X से डिवाइड होगा, मैं कह सकता हूं ये M इंटू एक्स होगा। B जो होगा वो N इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? यस, पक्का होगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों नंबरों का अंतर निकालूं, मान लेते हैं B A से बड़ा है थोड़ी देर के लिए, तो अंतर निकालोगे तो क्या आपको N माइनस M इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या है कि इनका जो अंतर है वो भी X से डिवाइड होगा या नहीं होगा? यस। तो जरा मुझे एक बात बताओ कि जब आपके नंबर है 2N माइनस 1 और 2N प्लस 1, इन दोनों नंबरों का अंतर क्या आया? 2 आया। तो अब जो भी HCF होगा वो इसको भी डिवाइड करेगा, यानी तुम्हारा HCF जो है वो 2 या 2 से छोटा ही होगा। तो ये ध्यान रखना, कभी भी HCF अगर आपको निकालना है, कभी भी HCF अगर आपको निकालना है, तुम दो सबसे करीब वाले नंबर खोज लो, उनका जो अंतर है HCF उसको भी डिवाइड करेगा। बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू सी इट, HCF इसको डिवाइड करता है, HCF इसको डिवाइड करता है, तो HCF इसके अंतर को भी डिवाइड करेगा। तो यानी HCF इनके डिफरेंस से कम ही होगा या बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। तो दो ऑड नंबर्स अगर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनका अंतर 2 होगा, HCF 2 से छोटा या बराबर होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ऑड नंबर का HCF कभी 2 हो सकता है? आप कहोगे नहीं, ऑड नंबर्स 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, तो उनका HCF 2 होने का सवाल ही नहीं है। और अगर HCF 2 नहीं हो सकता है तो इनका HCF क्या होगा? 1 ही होगा। एग्जाम्पल लेके समझाता हूं ये बात जो मैंने बोली है। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 12 और मेरे पास एक नंबर है 18, इनका मुझे HCF निकालना है मुझे। तो HCF आपको पता है, इसका HCF 6 है, 6 है इसका HCF, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3। अब मैं आपको यह समझा रहा हूं कि इसका मतलब है ये 6 इंटू 2 है और ये मेरा 6 इंटू 3 है। अगर आप इसका अंतर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 इंटू 3 माइनस 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी 6 मिल गया। तो अगर एक नंबर 6 से डिवाइड होता है, एक नंबर 6 से, दूसरा नंबर भी 6 से डिवाइड होता है, तो उनका अंतर भी 6 से डिवाइड होगा। अगर तुम्हारा 6 HCF है तो अब मैं ये बोलूंगा कि दो नंबरों का HCF अगर 6 है तो उनका अंतर भी उस HCF से डिवाइड होगा। यानी HCF जो है उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर अंतर से बड़ा हो गया तो वो अंतर को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, तो बड़ा कैसे हो जाएगा? तो दो संख्याएं जो हैं उनका जो डिफरेंस है HCF मैक्सिमम उस वैल्यू के बराबर हो सकता है बस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन एंड वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग HCF। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लिया मैंने आपके सामने नंबर लिखा है 12, 18, 32, 64, 144 और मैं कहूं मुझे चाहिए HCF। मुझे क्या चाहिए? इनका HCF चाहिए। HCF निकालते हैं इसका। आप कुछ मत करो, आप दो सबसे छोटे नंबर पकड़ो, उसका अंतर 6, तो आपका जो HCF है ना वो या तो 6 होगा या 6 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 6 से चेक करते हैं। आप कहोगे 6 की बात अगर करें तो 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से 32 डिवाइड नहीं होता है। 12 और 18 हो रहा है, 6 नहीं होगा। अब 6 का कोई फैक्टर होगा, 6 का अगला जो फैक्टर है वो 3 लेंगे हम, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पकड़ना है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से भी 32 डिवाइड नहीं होगा।
तो 6 का अगला फैक्टर कौन सा होता है? 2। 2 से ट्राई करो, आप कहोगे 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, आपका आंसर हो गया 2। अब जो भी लोग डिवाइड करके फैक्टर निकालते हो, जो भी लोग आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालते हो, सब फेल हो गया ना, इसके आगे सब खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई। 2 आंसर हो गया इसका, क्योंकि सारे इवन नंबर हैं, 2 से सब डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें उल्टा चेक करना पड़ रहा है, ये बात जरूर समझ लेना क्यों उल्टा चेक कर रहे हैं। क्योंकि 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो 6 के फैक्टर्स हम खोज रहे हैं भैया, तो उल्टा ही चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें बड़ा फैक्टर खोजना है, सबसे बड़ा, तो बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। 6 नहीं चला तो 6 से छोटा फैक्टर 6 का। आपको क्या 6 का ही क्यों देख रहे हैं, 5 क्यों नहीं देख रहे हैं हम? भैया ये दोनों नंबर्स ना 6 या 6 के फैक्टर से ही डिवाइड होंगे। तुम अगर कॉमन फैक्टर खोज रहे हो ना, कॉमन फैक्टर, तो तुम्हें अगर ये दोनों नंबर पता है कि 6 या 6 के फैक्टर से ही डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे इसी को लेके ही चलना पड़ेगा। इनको नाराज कर दोगे तो कॉमन फैक्टर कहां से निकालोगे तुम? n minus m is not a minus b. Who is saying n minus m is a minus b? n माइनस m रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो गलत सलत चीज नहीं समझनी है आपको, n माइनस m रिप्रेजेंट कर रहा है कि x का मल्टीपल, या फिर कहो कि ये वैल्यू भी x से डिवाइड हो रही है। n माइनस m क्या होगा? कोई इंटीजर होगा ना, इंटू एक्स। जब इंटीजर इंटू एक्स लिखा है तो मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, एक्स से डिवाइड होगा, ये तो बोल रहा हूं मैं। 12, 19, 23 का एचसीएफ करो ना मल्टीप्लाई कर लो, तीनों को प्राइम है एक दूसरे के। 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 12 कंपोजिट है, 2 प्राइम 1 कंपोजिट, सबको प्राइम हो गया, गुणा करो ना आपस में, ठीक है। तो ये बात बहुत ध्यान रखना कि एचसीएफ निकालना है तो ये खेल खेल सकते हो तुम। वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा तुमको। अब मैं एक सवाल कराऊंगा तुमको, ठीक है, एक सवाल कराऊंगा, बट उसके पहले एक छोटी सी बात और बताऊंगा। बता दूं छोटी सी बात, सुनोगे? ठीक है। देखो कभी भी जब आप ऐसा करते हो कुछ, ध्यान रखना कि जैसे मेरे पास कोई नंबर है, लेट से नंबर है 123, और तुमने इसको 4 से डिवाइड किया, तो कितना आएगा? 120 आएगा। यहां पर 30 बार जाओगे तो, और 3 आपका बच जाएगा। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 123 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब होता है शेषफल। जब यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा r, इसका मतलब है शेषफल, रिमाइंडर। 123 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आ गया। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो 3 रिमाइंडर आया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 120 तक पहुंचे, ये वैल्यू है 4 इंटू 30, लेकिन 3 अभी भी बाकी रह गया। तो क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो मेरा नंबर 123 है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर देता है, अगर मैं वो रिमाइंडर इसमें घटा दूं तो जो कुछ बचेगा वो मल्टीपल हो जाएगा 4 का। जो रिमाइंडर है अगर वो नंबर में से मैं पहले ही घटा दूं तो क्या जो नंबर बचेगा वो मल्टीपल हो जाएगा 4 का? यस। या हम इस भाषा में बोल सकते हैं कि 120 जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कहो हां, से यस। से यस। बोलो। ऑलराइट, इज इट क्लियर और नॉट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आगे जो भी कराने जा रहा हूं ना उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। जैसे मैं आपको एक नंबर देने जा रहा हूं 432,
और मैंने कहा इस 432 को अगर आप n से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 12। 432 को n से डिवाइड किया, रिमाइंडर 12 आया। आपको बताना है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कितनी होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, और n क्या है तुम्हारा? एक नेचुरल नंबर है। बहुत ध्यान से इसको सुन लेना पहले, ये आपके प्रीलिम्स में भी सवाल आ चुके हैं, प्री में आ चुका है। आप सबसे पहले एक बात बोलोगे कि 432 को n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 12 आया, तो मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि 432 में से अगर हम 12 घटा दें तो 420 मिलेगा। तो 420 विल बी डिविजिबल बाई n। ये पहली बात बोलनी है आपको। बोलोगे 420 n से डिवाइड होना चाहिए। और अगर 420 n से डिवाइड होना चाहिए तो मैं अब दूसरी भाषा बोलूंगा कि n इज ए फैक्टर ऑफ 420। अगर 420 n से डिवाइड हो रहा है तो n को हम क्या बोलेंगे? कि वो 420 का फैक्टर है। यही तो बोलते हैं। तो अब ये निकालते हैं हम कि 420 के कुल कितने फैक्टर संभव है। वो सारे n की वैल्यू संभव होंगी। तो जरा निकालते हैं पहले 420 के फैक्टर्स। तो आप कहोगे 420 के अगर फैक्टर्स निकालना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आप कहोगे ये वैल्यू मुझे दिख रही है 4 इंटू 105, और 4 इंटू 105 का मतलब क्या है? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 है। ये 4 इंटू 5 ये 15 7 105। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं? 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 यहां आएगा 3, यहां 1 1 1 है तो सब जगह 2 2 2 आ जाएगा। आपको 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 आ गया। तो कुल 420 के कितने फैक्टर हैं? 420 के कुल 24 फैक्टर्स हैं। तो क्या इनके 24 मान संभव है? क्या इनकी वैल्यू 24 संभव है? 24 मान संभव है? क्या n के 24 मान संभव है? आप कहोगे हां n के 24 वैल्यू संभव है जो 420 को डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात और भी आपको समझनी है। वापस आओ इधर। जो गुणा भाग तुमने जिंदगी में किया है, ये जो रिमाइंडर आता है हमेशा, इसको रिमाइंडर कब बोलते हैं, कब रुक जाते हैं? जब ये इससे छोटा आ जाए। 4 से छोटा होता है रिमाइंडर। बड़ा वैल्यू है तब तो कहोगे एक बार और जा सकते थे। ऐसा कई बार भाग में आपको होता था, गलती से भाग कर रहे होते थे और ऐसा हो जाता था। मान लो यहां जैसे 396 लिखा है और यहां पर वैल्यू आपकी लिखी है 12, ठीक है, और आप मान लिया चले गए ऐसे 31 बार चले गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं समझा रहा हूं, 3 बार चले गए, चलो 36 हो गया, और यहां 3 आ गया, इसको आप 388 लिखो। फिर यहां 38 आ गया। अब मान लिया तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलने लगा, तुम 12 दूना 24 चले गए खाली। तो फिर आप कहते थे 4 आ गया और 1 आ गया। फिर आप कहते अरे गड़बड़ कर दिया, ये तो ज्यादा आ गया इससे, तो मुझे एक बार और जाना था। ऐसा बचपन में आपके साथ कई बार हुआ होगा। तब 12 3 36 करते थे और 2 आता था। जो शेषफल है वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए। तो जब आप इस सवाल में आओगे तो ये बात सही है कि कुल फैक्टर्स 24 हैं, कुल ऐसी 24 वैल्यूज हैं जो उसको डिवाइड करेंगी। लेकिन आप कहोगे मुझे वो मान नहीं लेने हैं। 12 अगर रिमाइंडर है तो मेरा n 12 से छोटा होगा। यहां से एक कंडीशन भी है कि n मेरा 12 से छोटा है। रिमाइंडर अगर 12 है, शेषफल अगर 12 है, तो तुम्हारा जो डिविजर है जिसे तुम डिवाइड कर रहे हो वो 12 से छोटा होगा। और अगर वो 12 से छोटा होगा तो आप कहोगे मुझे अब वो वैल्यू चाहिए जो 12 से छोटी हो। तो 12 से छोटी कितनी वैल्यूज होंगी? 11, 1 से 11। बोलो, आप कहोगे 12 से छोटी तो सर 11 वैल्यूज होती है। अबे तो ये सब क्यों किया फिर हमने? तब तो पहले ही बोल देते कि 12 से छोटी 11 वैल्यूज है। नहीं, हमें वो वैल्यू चाहिए जो 12 से छोटी हो लेकिन 420 को डिवाइड कर रही हो। जो 12 से छोटी हो और 420 को डिवाइड कर रही हो, वो वैल्यू चाहिए।
टोटल 24 वैल्यूज हैं, बट हमें 12 से छोटी वैल्यू चाहिए जो इसको डिवाइड कर रही हूं। बट अभी भी मामला गड़बड़ है। क्या n 12 से छोटा होता है? बड़ा होता है। कई लोग तो यस 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 यस, हाँ n की वैल्यू 12 से बड़ी होगी। अब आप 12 से बड़ी वैल्यू ऐसे तो नहीं करोगे ना कि करके रख रख के देखोगे बैठ के, फिर तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने अब ये जा रहे हैं कि वो फैक्टर्स खोज लेते हैं। टोटल 24 फैक्टर्स हैं। अब 24 फैक्टर में दो तरह के फैक्टर्स होंगे, एक जिसमें n 12 से बड़ा होगा और एक जिसमें n 12 या 12 से छोटा होगा, और दोनों अगर मिला लेंगे तो 24 के बराबर होगा। तो हम एक काम करने जा रहे हैं कि 12 से छोटे फैक्टर्स को खोज लेते हैं। आसान है उनको देखना। देखो एक फैक्टर होगा तुम्हारा एक से तो सब डिवाइड होते हैं, एक से सब डिवाइड होते हैं तो 420 भी डिवाइड होगा। दो इवन नंबर है, डिवाइड होगा ही होगा। तीन से भी डिवाइड हो रहा है, देखो 3 14 3 42। 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? यस हो रहा है। 4 से भी डिवाइड, 4 × 105। 5 से डिवाइड हो रहा है, यस अंत में 0 होगा ही होगा। 6 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। तो लोग कहेंगे सब तो डिवाइड हो रहा है, तो 12 माइनस कर लेते हैं, 12 आंसर होगा। अबे नहीं, अभी चेक करो, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 5 40, 8 से नहीं हो रहा है तो 8 नहीं लेंगे। 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 9 नहीं लेंगे। 10 से डिवाइड हो रहा है, लेंगे। 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 12 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे हाँ। 12 3 36, 12 5 60। तो ये जितनी वैल्यू से डिवाइड हो रही जो 12 और 12 से छोटी है, वो कितने मान आए? आपके 9 वैल्यूज आई। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। तो आप कहोगे आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा, अब 24 वैल्यूज कुल संभव थी जिसमें से मुझे 9 वैल्यूज को नहीं लेना है, तो मेरा आंसर है 15। फिफ्टीन इज द आंसर। कि ऐसे 15 वैल्यूज हैं जो 432 को डिवाइड करने पे 12 रिमाइंडर देंगी। दैट्स योर आंसर 15। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, फैक्टर से रिलेटेड है पूरा, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है। इस सवाल को, एक ही सवाल को 4-5 बार रिवाइज कर लेना। इस पे बेसिस पे आपको 50 सवाल नहीं करना है। एक सवाल को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपसे फिर इस तरह के सवाल कभी रुकेंगे नहीं, कभी गलती नहीं होगी आपसे। ठीक है, हो जाएगा फटाफट फटाफट एग्जाम में। अब एक बात और देखिएगा, एग्जाम में देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं जिसमें आपको दिया जाएगा कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। तो मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि 2 नंबर का HCF 8 है, ऐसा बोल दिया आपको। ओके, उस 15 में 8 भी आ रहा है। नहीं, 8 कैसे आ जाएगा? वो जो 15 है वो तो 12 से बड़ी वैल्यूज हैं जो फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसमें 8 कहां से आ जाएगा? मैंने कहा अभी HCF 2 नंबरों का 8 है, तो आपने देखा होगा किताबों में कि उन नंबर्स को ऐसे मानते हैं 8A और 8B। तो कहते हैं एक नंबर 8A होगा और एक नंबर 8B होगा। फिर आगे वो लिखते हैं कि A और B जो होंगे वो को प्राइम होंगे। ऐसा देखा है किसी ने? देखा है कि नहीं? ये सवाल देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है कि 2 नंबर का HCF अगर 8 है तो कहता है 8A और 8B, जहां A और B को प्राइम नंबर्स होंगे। किताबों में देखा होगा आपने ऐसा सवाल। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि कभी आपने सोचा कि A और B को प्राइम नंबर क्यों होने चाहिए? वाई? लोग कहते हैं सर SSC का एग्जाम है, सब सोचने की जरूरत क्या है। मास्टर खुद ही कहते हैं कि SSC की परीक्षा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सबसे बड़ा धोखा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी में पूरी बात नहीं बताई जा रही है। हद हो गई है। A और B को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्यों? ये क्यों तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आता है? तुम ये कैसे मान लेते हो कि SSC छोटा एग्जाम है तो इसमें हमें सारी चीजें जानने की जरूरत ही नहीं है? अबे जो सीख रहे हो उसमें लिखा है कि A और B को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? ये तो बहुत ही नेचुरल वे ऑफ लर्निंग है कि जो मैं सीख रहा हूं वहां को प्राइम नंबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताओ?
क्यों होना चाहिए? कितने लोगों को ये पता है कि क्यों होना चाहिए? और नहीं पता तो बोलो नहीं, नहीं पता है। नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर कैसे हो गए भैया? ये कंसेक्यूटिव किसने बोला? कुछ लोगों को पता है, दैट्स गुड। नहीं, ना कंसेक्यूटिव लॉजिक है ना कोई और लॉजिक है इस तरह का। मैं आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या है। देखिए, अगर ए और बी को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो यह होगा कि ए और बी में से भी कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन होगा। मान लेते हैं ये को प्राइम नंबर्स नहीं है थोड़ी देर के लिए, कि ए और बी हम उल्टा प्रूफ करते हैं ना, आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इनको मानेंगे कि को प्राइम नंबर्स नहीं है। लेट्स अज्यूम कि ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर ए और बी को प्राइम नंबर्स नहीं है तो आप कहोगे फिर ए की वैल्यू ऐसी हो सकती है, कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन होगा। मान लेते हैं एक्स कॉमन है। ए को हमने एम एक्स मान लिया और बी को हमने क्या मान लिया? एन एक्स, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर फिर कॉमन होगा। एक्स मान लेते हैं उसको। तो ये नंबर आपका हो जाएगा 8 एम एक्स और ये हो जाएगा 8 एन एक्स होगा। तो अब आप कहोगे कि यार तुम्हारा एस्केप तो 8x होना चाहिए फिर, क्योंकि ये 8x इंटू एम है और यहां ये 8x इंटू एन है। तो फिर आप कहोगे तुमने 8 क्यों बोला, 8x क्यों नहीं बोला? एंड देयरफॉर ए एंड बी शुड बी को प्राइम नंबर्स। आपने सब कुछ चूज लिया है, जो नंबर थे उससे जितना कुछ कॉमन था सब चूज लिया है, तो ए और बी में कुछ कॉमन बचेगा ही नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 होगा, इसलिए वो को प्राइम नंबर्स होंगे। गेटिंग माई पॉइंट नॉट? सब निकाल लिया उनसे। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम निकाल रहे हो, तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स है मान लिया ए और बी, और तुम एचसीएफ निकाल रहे हो, तो जो कुछ कॉमन है सब तुमने चूज लिया है और कहा देखो 8 है कॉमन। सारा जूस निकाल लिया है, सब जूस निकाल लिया है। आपने देखा होगा घर में मम्मी में नींबू निकालती हैं, निचोड़ती हैं, तो क्या करती हैं? ऐसा निचोड़ती हैं कि उसमें कुछ नहीं बचता है। तुम जाके देखो, उसको दबा के एक बूंद निकाल के दिखा दो, प्रेस कर करके पूरा वैल्यू फॉर मनी। हम तो निकालते हैं, निकाले एक बार में इतना निकला निकला, बाकी फेंको हो गया। कौन इतना मेहनत करेगा? लेकिन उनको देखो जाके पूरा जूस निकाल दिया। तो हम लोग जब नींबू निचोड़ते हैं तो हम लोग फैक्टर निकाल के छोड़ देते हैं। मम्मी मम्मी निकालती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब निचोड़ देती हैं। तो ए और बी से 8 जब तुमने निचोड़ लिया, मम्मी ने 8 निचोड़ लिया, तो बचा क्या? आप कहोगे अगर नंबर को आप ऐसे लिखोगे 8A 8B, तो यहां कोई जूस बचा नहीं है। अब इनका एचसीएफ नहीं है आपस में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। देयरफॉर व्हेनेवर यू से कि मेरा जो है एचसीएफ दो नंबरों का 8 है, तो 8A 8B में ए और बी को प्राइम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो आज की क्लास से अगर कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, जो भी मैंने पढ़ाया इस वीक में, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे ही है ना? ठीक है। तो चूंकि आज फ्राइडे है, 2 दिनों में अच्छा रिवीजन कर लेना, जहां भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। फंडामेंटल्स थे, इनको थोड़ा ठीक से जानना जरूरी है, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम लोग अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं आपके। रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम के बाद 2-4 और थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। साइक्लिसिटी है, वगैरह वगैरह करके हम सवालों को शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और इसलिए 2 दिन रिवीजन पे फोकस करिए। सैटरडे संडे जो आपको दिया जाएगा ना, उस पर रिवीजन आपको बहुत अच्छे से समय देना है कि सारी चीज़ें पक्की हो। नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लो, ठीक है। नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखो कि पूरा टाइम उसमें चला जाए। ऐसे नोट्स हों कि यार जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ तुम्हारी कॉपी में हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये ए और बी को प्राइम क्यों होने चाहिए, तो दैट राइट समवेयर, छोटा सा लिख लो इसके बारे में, ठीक है। जैसे वो फैक्टर वाला सवाल अभी पिछला कराया मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स में होना चाहिए तुम्हारे। ओके, समझ में आया? जो एक्सरसाइज आपको क्लास मिली हो मैं करवाऊंगा आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। दैट आई विल डू। हाँ जी,
हाँ, टोशेंट पोशेंट सब सिखाएंगे, चिंता ना करो तुम। टोशेंट क्या होता है सब करेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ओके, एक बार आप नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ लोगे ना, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, जो पहला टॉपिक आप यहाँ मुझसे कर रहे हो, आपका एक टोन सेट हो जाएगा, पढ़ने का तरीका भी सेट हो जाएगा आपका, है ना। दो प्राइम नंबर का एस। हाँ, अभी आ गया सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बाकी क्लास के दौरान मैं किसी को भी अगर तेज बोल देता हूँ, बुरा बोल देता हूँ, तो मुझे माफ़ करिएगा। मेरा क्लास के बाद आपसे कोई वो नहीं है, बैर नहीं है, कई लोग डर जाते हैं मुझसे। ठीक है, बट थोड़ा सा कई बार ज़ोर से बोलना पड़ता है मुझे, ताकि आपके अंदर तक बात चली जाए। जाती है कि नहीं मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो फिर भी अगर बुरा लगता है तो मुझे माफ़ करिएगा। आपकी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने डांट दिया तो वो जाके दिन भर पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, गुस्से में है कि रैमो सर ने ऐसा बोल दिया, मिलेंगे तो इनको मारेंगे। हम्म, कभी ये दिख गए तो पटक पटक के मारेंगे इनको। ठीक है। हाँ, तो मैं बहुत डरता हूँ मार खाने से सर, माफ़ करिएगा मुझे। तो अपना मूड ख़राब मत करो, जो बातें बोली गई हैं उनके टोन पे ध्यान ना देके उनके महत्व को समझिए, कि मैंने आपको क्या बोला है, क्यों बोला है। मैं चाहता हूँ जब आप क्लास में आओ तो आप पढ़ाई करो बस। ठीक है, और हमें ये भी समझना है कि आप एक बैच में हो, और एक बैच में अगर आप आते हो, एक साथ पढ़ते हो, तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। तो ये बैच इज मेंट फॉर बेसिक्स देन क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेंट ही इसीलिए कि सब कुछ पढ़ेंगे, थियरी भी करेंगे, आपको आती है वो भी करेंगे, नहीं आती है वो भी करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो वो तो एक अंडरस्टैंडिंग हमारी आपकी पहले से होनी चाहिए ना, है ना। अब जैसे कोई आता है क्लास के बीच में कह रहा है कि आपका ये टाइम गलत है, तो वो क्या कर रहा है बताओ आप, सीरियसली बताओ क्या कर रहा है। वो पढ़ ही नहीं रहा है फिर। ठीक है, वो आके यहाँ ये टाइम देख रहा है। अब तो मैं सेम कपड़े रोज पहनने लगा हूं ना, रोज कहते हैं, आज सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। अब तो रोज एक जैसा ही लगता हूँ, वो भी चेंज कर दिया मैंने। आज आपकी शर्ट नहीं लग रही है, तो हमने कहा एक ही कपड़ा पहनो, बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, देखिए बुक का क्या है, थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं, बुक इसलिए अभी पब्लिशिंग में गई नहीं है, नया जो जाना है 8500+, थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। अब ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो किताब 2 दिन में आपको मिलने लगेगी, मैं कम से कम महीने भर बोल रहा हूँ कि लगेगी। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ। तो बट हाँ, प्रिंट में आएगी वो 1 महीने बाद। 1 महीने बाद वो सफिशेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, आप ले सकते हो उसको। तो 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तब तक आप करो मेरे साथ थियरी करो, क्लास एक्सरसाइजेज मिल रही हैं वो करो, फिर 1 महीने बाद वो किताब खरीद लेना अगर आपने नहीं लिया तो। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्राइम है, हाँ मैंने कराया आपके सामने, दिखाया मैंने आपको कि वो क्यों को प्राइम है। ठीक है, वो एक्सप्लेन किया मैंने आपको। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब क्वेश्चन शुरू होंगे, तब जब क्वेश्चन कराना मैं शुरू करूंगा तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। हम्म, टेलीग्राम ग्रुप आपका मिल जाएगा आपको, आज ही करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप आज शाम की क्लास में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं, ग्रुप तो आपके चैनल पे ही शेयर हो जाएगा ना। ठीक है, करवा देंगे, आज हो जाएगा। फॉर्मूलेस के साथ वैल्यू रख के भी दिखा दिया करिए। ओके, जैसे कौन सा फॉर्मूला में वैल्यू नहीं रखा मैंने, रख तो देते हैं हम लोग तुरंत ही।
ठीक है, आप करो, एग्जाम्पल भी होना चाहिए हर फार्मूले के बाद, तो ठीक है, देख लेंगे, करवा देंगे वो भी। और बताओ, किसी साइड में नीचे ना लिखा करें, ठीक है, नहीं लिखेंगे। और सीट्स प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों? शीट तो आपको यार टेलीग्राम चैनल में मिला है, उसको डाउनलोड करो अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, फिर जो करना है उसके साथ करो तुम, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, यार एडवांस क्लास नोट्स में भी टाइम लगेगा, अभी काम शुरू होगा उस पर, ठीक है, तो शुरू होगा तो तुरंत तो नहीं आने वाला है एडवांस का क्लास नोट, टाइम लगेगा। हम्म, ओके। मैं अभी बात करूंगा, पब्लिशर से मीटिंग है मेरी नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जाके बात करके सारे जो आपके इश्यूज़ हैं वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, फिर आगे प्रिंटिंग में बुक आएगी, ठीक है। मुझे इस बैच में यार देखो, इतने सवाल आते हैं लास्ट में कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं जो जनरल क्वेश्चंस होंगे मैं देख लूँगा, और आपको फिर क्लास में आके उसका जवाब दे दिया करूँगा, मतलब जो आप ये सब सवाल लिख रहे हो ना, जनरल क्वेश्चन ही हैं, बट इतना तेज चल रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ये लगेगा कि हाँ, आपने बोला कॉन्सेप्ट बता दो तो एग्जाम्पल दो, ठीक है, उस पर विचार करूंगा मैं कि कहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कुछ? संकल्प, संकल्प यूट्यूब क्लासेस हैं, वो चलेंगी, बट थोड़ा सा अभी बीच में ब्रेक है, आई स्टार्ट सून। बट आप ऑलरेडी इस बैच में पढ़ रहे हो, फिर संकल्प क्यों करना चाहते हो? ठीक है, आप इसको अच्छे से करो, है ना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, सुपर 300 क्वेश्चन करके एक सीरीज चलाई मैंने, अभ्यास 21 करके सीरीज चलाई, मेरी जिद करके चलाई, तो उनको प्रैक्टिस कर लो आप। हाँ जी, ऑलराइट। सो चलिए, अभी मैं आज की क्लास क्लोज करूंगा, अभी टेलीग्राम ग्रुप आज आपका शाम तक बन जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप आपस में भी डाउट्स डिस्कस करना शुरू कर दो, अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को समझाओ, और नया ग्रुप बनेगा, आप लोगों के लिए होगा वो, ठीक है, सो यू कैन डू दैट। समबडी सेइंग क्या मैंने एमबीए किया है? नहीं किया एमबीए, एमबीए में बहुत पैसा लगता है करने में, आईएमआईएम से, पता है आपको, और मेरा कोई इरादा नहीं था लोन लेने का, तो मैंने एमबीए नहीं किया है ना, वो 10 पता नहीं कितने लाख रुपए, 15-16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, कौन लोन लेगा जाके, और भी ज़्यादा फीस थी शायद, पता नहीं एग्जैक्टली, अब तो याद भी नहीं है, बट बड़ा अमाउंट था लोन का। मैंने इंजीनियरिंग में कुछ लाखों का लोन लिया था, वो भरने में 2 साल लग गया हमको, तो हमने कहा अब लोन लेके हमको नहीं पढ़ना, एमबीए से एमबीए नहीं करना है, ठीक है। और फिर ये भी है कि एमबीए अगर आप कर रहे हो आईएम से, नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना, वो भी लग रहा था क्या मतलब है कि जाके कहीं से भी एमबीए कर लो। जैसे एफएमएस की फ़ीस कम है दिल्ली में, बहुत अच्छा कॉलेज है एफएमएस, बट मुझे ये था कि अगर करो तो आईएम से करो, नहीं तो मत करो, और फीस आईएम की इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को लोन नहीं लेना था, बस। ओके, चलो अभी जाओ, मेरी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट मत लो, अपनी स्टोरी बनाओ, और उसको मैं रैमो विद टॉपर्स में कवर करूँगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए, मौज करिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।